नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एसएससी के तमाम तलबा को कामयाब करने का फैसला। इंटरनल असेसमेंट मार्क्स की बुनियाद पर ग्रेड दिए जाएंगे। वजीर आला का आला सतही इजलास। अनलॉक 1 का आगाज। इबादत गाहें खोल दी गई। सफाई के खुसूसी इंतजामात, एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल। कोरोना टेस्ट में इजाफा न करने पर हाईकोर्ट की हुकूमत पर बरहमी। तौहीन अदालत पर शोबे सेहत के ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। मोदी हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम। अवाम की कोई फिक्र नहीं। समाजी फासले को बरकरार रखें और एहतियात बरतें। अवाम से बैरिस्टर उवैसी की दर्दमंदाना अपील। और चंद्रानगोट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम। 30 कुंटल चावल जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में एसएससी के तमाम तलबा को किसी इम्तिहान के बगैर अगली क्लास के लिए कामयाब करार दिया गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एसएससी के मुलतवी इम्तिहानात के सिलसिले में सूरत हाल का जायजा लेने मुनक्किदा आला सतही इजलास में यह फैसला लिया। हुकूमत के इस फैसले से एसएससी इम्तिहान देने वाले 5,34,903 तलबा कामयाब करार दिए गए हैं। इजलास में बताया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई उसे देखते हुए एसएससी के इम्तिहानात को मुनक्किद करना मुमकिन नहीं है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तालीमात चित्रा रामचंद्रन, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से वाबस्ता आला ओहदेदार इस इजलास में शरीक थे। इजलास में बताया गया कि तलबा को इम्तिहान के लिए 6 मजामीन और 11 पर्चे हैं। इसके मिन जिमला 3 इम्तिहानात जो 2 मजामीन से मुतालिक मुनक्किद किए गए, उसके बाद हाईकोर्ट के हुक्म के बायस इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया था। इजलास में तलबा को अगली क्लास के लिए कामयाब करार देने से मुतालिक तरीक़ेकार पर भी बातचीत की गई। यह फैसला लेने से पहले मुख्तलिफ नज़ायर का भी जायजा लिया गया। तलबा को ग्रेड की बुनियाद पर कामयाब किया जाएगा जो उनके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स पर मुबनी होंगे। हुकूमत की जानिब से डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के इम्तिहानात के लिए सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में फिल्म और टीवी की शूटिंग की इजाजत दे दी है जो कोविड-19 रहनुमाना खतूत के ताबे होंगी। इस खुसूस में वजीर आला ने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। फिल्मों और टीवी से वाबस्ता अहम शख्सियतों ने चंद दिन पहले वजीर आला से मुलाकात करते हुए फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन के कामों की इजाजत देने की अपील की थी। वजीर आला ने इस खुसूस में मुताल्लिका ओहदेदारों से कहा कि उसके लिए हिदायतें वज़ी करें। वजीर सिनेमाटोग्राफी श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने फिल्मी शख्सियतों से मुलाकात करते हुए हिदायतों से मुताल्लिक एक मसवदा तैयार किया, जिसके तहत फिल्म की शूटिंग पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को इन रहनुमाना खतूत के ताबे अंजाम दिया जा सकता है। फिल्मी शख्सियतों ने थिएटर्स को भी खोलने की अपील की थी, लेकिन मरकजी हुकूमत के जो हिदायतनामे जारी किए गए उसमें फिल्म थिएटर्स को आवाम के लिए नहीं खोला गया है, इसलिए मरकज की हिदायत की वजह से फिल्म थिएटर्स की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता फिल्म और उससे मुताल्लिक शूटिंग व पोस्ट प्रोडक्शन वर्क हिदायतों के ताबे अंजाम दिया जा सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि अदालत के अहकाम के बाद भी टेस्ट में इजाफा नहीं किया जा रहा है। अदालत ने इंतबाह दिया कि अदालत की तौहीन करने पर महकमे सेहत के ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए महकमे सेहत के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर को अदालत जिम्मेदार मानती है। हॉस्पिटल में मरने वालों की लाशों के टेस्ट करने के अहकाम पर अमल नहीं किया जा रहा है।
अदालत ने फिर एक बार हुकूमत को हिदायत दी कि मरने वाले अफराद के भी टेस्ट किए जाएं। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल किया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल करें। अदालत ने कहा कि जारी किया जाने वाला मीडिया बुलेटिन भी गलत जारी करते हुए अदालत की तौहीन की जा रही है। अदालत का कहना था कि कोरोना वायरस के हक़ाइक़ से अवाम को वाकिफ नहीं करवाया गया तो अवाम को किस तरह मालूम होगा। अदालत ने महकमे सेहत को 17 जून के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी है। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि अवाम को जारी किए गए बरखी बिल्स में 1 रुपया भी इजाफा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिल देखकर सारिफीन में शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की गलती है तो उसको सुधार दिया जाएगा। एवरेज हिसाब करने पर 1 या 2 रुपए का फर्क आ सकता है, लेकिन स्लैब में कोई फर्क नहीं आता। वजीर मौसूफ ने कहा कि गुज़िश्ता 3 महीने से अवाम लॉकडाउन की वजह से घरों में हैं और मौसमी गर्मा की वजह से बरखी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। तलब में 35 से 40% बरखी में इजाफा हुआ है। इस बार अवाम ने 15% इजाफा इस्तेमाल किया है। कोविड-19 की वजह से 3 माह से बिल्स जारी नहीं किए गए। स्लैब में इजाफे से सारिफीन परेशान हो रहे हैं। उनका कहना था कि 3 माह के जुमला यूनिट को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए बिल्स जारी किए गए हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि 3 कैटेगरी के बिल्स होते हैं। कैटेगरी और स्लैब के मुताबिक बिल्स दिए गए हैं। हर माह का बिल अलग है। 3 माह के बिल को एक जगह जमा किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने फिर एक बार कहा कि जानवाड़ा में केटीआर ने कवायद के खिलाफ फार्म हाउस तामीर किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर अपनी सच्चाई का सबूत देते हुए तेलंगाना अवाम की रहनुमाई करें। 20 सुमन के मुताबिक केटीआर फार्म हाउस के मालिक नहीं है, सिर्फ लीज पर लिया है। और केटीआर ने भी ट्वीट के जरिए कहा कि ये फार्म हाउस उनकी मिल्कियत नहीं है। उनका कहना था कि 2019 में सर्वे नंबर 301 की 2 एकड़ अराजी केटीआर की अहलिया के नाम पर रजिस्टर की गई। उनका कहना था कि केटीआर ने खुद इंतखाबात के दौरान अपनी हलफनामे में इसका जिक्र किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन पर कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए जो तामीर करने का इल्जाम लगाया गया है उसे साबित करें तो वो इस इमारत को मुनहद्दम कर देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटीआर ओहदे से मुस्तफी होकर तहकीकात में ताउन करें। उनका कहना था कि उनके इल्जामात में 1% भी गलत है तो वो किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार हैं। केटीआर को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए 2 महीने वजारत से दूर रहना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ इबादत गाहों में सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स फराहम किए गए हैं। दारुसलाम में मुनक़दा तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों नामपल्ली, राजेंद्र नगर, भोलकपुर, शेखपेट, एर्रागड्डा और अंबरपेट में वाक़ इबादत गाहों के जिम्मेदारों को डिस्पेंसर्स हवाले किए गए। तकरीबन 19,70,000 रुपए के मसारिफ से ये डिस्पेंसर्स फराहम किए गए हैं। मक्का मस्जिद के लिए 5 लीटर गुंजाइश वाले 4 डिस्पेंसर्स फराहम किए गए। इसके अलावा 15 लीटर सैनिटाइजर कैन भी फराहम किए गए। इन इबादत गाहों में 1 लीटर गुंजाइश वाले 220 टेक्स्ट्रा मेड डिस्पेंसर्स और 5 लीटर गुंजाइश वाले 28 ओकमिस मेड डिस्पेंसर्स तकसीम किए गए। इबादत गाहों के जिम्मेदारों ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। AIMIM की ओर से सैनिटाइजर मशीन और सैनिटाइजर लिक्विड भी 18 लीटर दिया गया है। और ये सैनिटाइजर करना इस बात से ज़रूरी है कि जो कोविड जो चल रहा है कोरोना वायरस का, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि साहब ने हर मज़हब के लिए सबको ध्यान में रखते हुए न कि सिर्फ मस्जिदों में, गुरुद्वारों के लिए भी, मंदिरों के लिए भी, चर्चों के लिए भी सभी प्रबंधक जो रहते हैं सभी इदारों के, उनको बुलाकर आज सैनिटाइजर मशीन दिए हैं। हम साहब का MIM के हमारे असदुद्दीन साहब का MP साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ऐसा तो असद साहब को शुक्रिया बोलना चाह रहा हूँ। क्या वो तो सब मंदिरों के वास्ते, मस्जिदों के वास्ते, सबके वास्ते जो एक जो सैनिटाइजर दिए सबके अच्छे बुरे वास्ते बहुत खुशी की बात है। वो सपोर्ट करते हैं उनका हमारा को जो भी है, इसलिए उनको मैं शुक्रिया बोलना चाह रहा हूँ। मेरा नाम प्रेम कुमार, पास्टर प्रेम कुमार है। शालूम बाइबल चर्च, संतोष नगर कॉलोनी। जो MIM की पार्टी की तरफ से ये जो
किट दिए हैं, चर्च के लिए सैनिटेशन मशीन दिए हैं. We are grateful to them and thankful for giving this machine. We are very happy to take this machine, or we are using this machine for the public use itself. We are thankful to the MIM party and MIM chief Asaduddin Owaisi. I represent the Mennonite Brethren Church, Chetta Bazar, Hyderabad, Nayapul. We are very much grateful to the MP of this constituency for distributing the sanitizer machine and the liquid, and it is really helpful to all of us. We appreciate MIM party for taking their step in doing this, inviting different minority groups, and we are so much thankful to the administration, and we are also thankful to our Almighty God. Thank you so much for this wonderful distribution of the machines and the liquid here, and thank you the media people also. अनलॉक के बावजूद भी तारीखी मक्का मस्जिद को मुसल्लियों के लिए नहीं खोला गया, लेकिन मक्का मस्जिद के वसीओ अरीज अहाते को सैनिटाइज किया गया। इसके लिए सैनिटाइजिंग अमले की मदद से मस्जिद के अंदरूनी व बैरूनी अहाते की कीमियाई सफाई की गई। मस्जिद के सुपरिटेंडेंट अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद को आने वाले मुसल्लियों के लिए खुदकार डिस्पेंसर फराहम किए हैं। वो मस्जिद की सफाई व उसकी तरक्की के कामों में दिलचस्पी ले रहे हैं। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां मक्का मस्जिद के तरक्याती कामों में शख्सी तौर पर शामिल हो रहे हैं। सैनिटाइजिंग के अमल में उनका भी ताउन रहा है। कई मुखियर अफराद ने भी अपने तौर पर मस्जिद की सफाई का बीड़ा उठाया है, जो काम महकमे अखलाती बहबूद को करना था। मस्जिद से अकीदत रखने वाले चंद नौजवानों ने भी कर दिखाया है। कोरोना वायरस की वबा जो स्प्रेड हो गई है उसको कंटेन करने के लिए जो है पूरे इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत के तरफ से, और जो है पब्लिक के तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, कंट्रैक्टर्स के तरफ से, और हमारे एमपी साहब ऑनरेबल एमपी हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी आज हमारे लिए 4 बड़े जो है सैनिटाइजेशन ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन को हमारे लिए दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसल्लियों के तरफ से, मस्जिद के एम्प्लॉइज़ के तरफ से हमारे हरदिल अजीज़ हैं एमपी साहब के शुक्रगुज़ार हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमा, हर बलाओं से आफतों से महफूज फरमा, अल्लाह रहम फरमा इनके ऊपर, अल्लाह करम कर दे। बहुत बड़ी दिलचस्पी से मिल्लत का काम कर रहे हैं। मसाजिद में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOPs पर अमल किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मसाजिद की इंतजामिया की जानिब से सैनिटाइजेशन किया जा रहा था। मस्जिद वज़ीर अली फतेह दरवाज़ा, मस्जिद चौक, मस्जिद शहामत जंग एतबार चौक, मस्जिद आलिया, मस्जिद मौज़मपुरा, मस्जिद आलमगीर व दीगर मसाजिद में नमाज फजर से ही मुसल्लियों के लिए खोल दिया गया। मसाजिद के सामने हिदायतों पर मुश्तमिल मालूमाती बोर्ड आवेज़ा किए गए, जिसमें मुसल्लियों से कहा गया कि इबादत के दौरान किन बातों का लिहाज करना है। चंद मसाजिद ने जाम निज़ामिया के फतवों की नकल भी आवेज़ा की हैं। सफाई के सख्त इंतजाम, समाजी फासलों को यकीनी बनाने के साथ साथ दाखिल होने वाले मुसल्लियों के टेम्परेचर की भी आले के जरिए जांच की जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे व गिरजाघरों में सैनिटाइजिंग के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से खुद कार डिस्पेंसर फराहम किए गए हैं। दौरे कुतुबशाही की टोली मस्जिद, जिसे फनून लतीफ़ा का शाहकार भी माना जाता है, उसे भी मुकम्मल सैनिटाइज करते हुए मुसल्लियों के लिए खोल दिया गया। मस्जिद के खातिन ने बताया कि आने वाले मुसल्लियों के लिए वाज़ेह हिदायतें आवेज़ा की गई हैं। मास्क लगाना, समाजी फासला जरूरी होगा। कि मस्जिद में नमाज के टाइम फासले को बरकरार रखें, उम्र रसीदा लोगों को आने से मना करें, मासूम बच्चों को आने से मना करें। पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं मस्जिद को साफ़ सफाई रखें और जहाँ तक हो सके हर चीज़ के बारे में देखभाल करें। इलाके नामपल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद टेक बगदादी में सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने, समाजी फासले और हर नमाज के बाद मस्जिद को मुकम्मल धोने का नज़म किया गया। मस्जिद की तवलियत कमेटी के सदर मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि हर फर्ज नमाज के बाद मस्जिद को सैनिटाइज किया जा रहा है। सफाई के खुसूसी इंतजाम के अलावा मुसल्लियों के लिए खुसूसी हिदायतें भी जारी की गई हैं। सैनिटाइज़र का पूरा इंतज़ाम किया गया है और फासले से
नमाज अदा करने के लिए पूरे मस्जिद के अंदर जो है पेंट के ज़रिए मार्किंग कर दी गई है और सैनिटाइज़र के लिए तमाम सैनिटाइज़र के साथ साथ स्प्रे बॉक्सेस भी रख दिए गए हैं और सिर्फ 2 रास्ते रखे हैं। चारमीनार के दमन में वाक़े भाग्यलक्ष्मी मंदिर को भी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। अफजलगंज में वाक़े गुरुद्वारे को सैनिटाइजिंग के बाद खोल दिया गया। शहर की मशहूर महाकाली मंदिर की कमेटी की जानिब से 10 जून को इजलास तलब किया गया, जहां मंदिरों को मुकम्मल सैनिटाइज करने के बाद भक्तों के लिए खोलने का फैसला किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचने के लिए समाजी फासले को अख्तियार करने की दर्दमंदाना अपील की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क में तेजी के साथ ये वायरस फैलता जा रहा है और अब दुनिया में मुल्क 5वें मुकाम पर पहुंच चुका है। सदर मजलिस ने कहा कि अपने हाथ को साफ करते रहिए। अगर घर में कोई शख्स बुखार खांसी से मुतासिर हो या उसे सांस लेने में कोई तकलीफ हो तो फौरी दवाखाने से रुजू कीजिए। इस तरह के केस में देर नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम को मास्क लगाए बगैर घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना में भी गुज़िश्ता रोज़ हुई 14 अमवात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर हम सही वक्त पर हॉस्पिटल से रुजू हो जाएंगे तो इलाज भी वक्त पर शुरू हो सकता है। बैरिस्टर ओवैसी ने मस्जिद जाते वक्त भी मास्क लगाने की अपील की। घरों से बावजू होकर मसाजिद जाने की बैरिस्टर ओवैसी ने अपील की। पूरे मुल्क में ये कोविड वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 6,500 के ऊपर से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। करीब 3 लाख के करीब लोग इस वायरस के शिकार हो चुके हैं और पूरी दुनिया में हमारा मुल्क 5वें मुकाम तक पहुंच चुका है पूरे दुनिया के ममालिक में। तो ये बात साफ है कि ये वायरस खत्म नहीं हो रहा है, ये वायरस बढ़ रहा है और इस वायरस का आप जानते हैं कि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं है। और जहां तक मेरा मुशाहिदा है, मुझे मालूम है, इसमें शुरू में लोग कह रहे थे कि सिर्फ ज़ईफ लोग ही इसमें इनकी मौत होगी। ऐसा नहीं है, इसमें यकीनन एक बड़ी तादाद ज़ईफ लोगों की है। उन लोगों की भी मौत हुई है जो पहले से ही, जिसको मेडिकल टर्म को मॉर्बिडिटी बोलते हैं, कि उनको पहले से ही कुछ बीमारी थी। मगर इसमें नौजवान बच्चों की भी मौत हो रही है। 40 साल के उम्र के कई लोगों की मौत हुई है। खुद हमारे जानने में हमारे जमात के एक बहुत ही करीबी चाहने वाले मिनहाज का इंतकाल हुआ। हल्के असेंबली चारमीनार में खुर्शीदिया दौड़ी में रहते थे। 42 इयर्स का बच्चा था, नौजवान, इंतकाल हो गया इसी कोविड वायरस से। तो इसलिए मेरी आप मीडिया के जरिए जो ये देख रहे हैं, आप तमाम से मेरी गुजारिश है, अपील है, एक दर्दमंदाना अपील है कि खुदा के लिए अपने आप को बचाइए। और बचाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने हाथ को धोते रहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, जिनको बुखार है, खांसी है, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो फौरन आप उनको अस्पताल से रुजू करिए गवर्नमेंट के। देर मत करिए। बहुत से ऐसे केसेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि मैं कई लोगों को बोला कि फौरन अस्पताल से रुजू करो, तो उन हजरात ने यह कहा कि नहीं बुखार है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। मगर हुआ ये कि उनकी इस गलती की वजह से, नादानी की वजह से, जो 1-2 दिन वो इंतजार किए, ये मर्ज वायरस बहुत बढ़ गया। उसके बाद जब अस्पताल को लेकर गए तो उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। बाज बच गए, बाज की मौत हो गई। तो इसलिए ये कोई मायूब बात नहीं है, ये एक वायरस है। बदबख्ती की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि जिस किसी को ये वायरस हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि बड़ी खराब बात है, गंदी बात है, बीमार कोई भी हो सकता है।
इस तरह से देखने की स्टिग्मा इसको जो लगाया जा रहा बिल्कुल गलत है। इसको आप अपने जहनों से निकालिए। कोई भी बीमार हो सकता है, बशमूल मेरे, तो इसमें कोई स्टिग्मा की जरूरत नहीं है, कोई बुरी मायूस बात उसको बताने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम तमाम की कोशिश होनी चाहिए कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएं। और दूसरी बात, जब आप तमाम चीजें तकरीबन खुल चुकी हैं, मेरी आवाम से ये अपील है कि मास्क लगाए बगैर बाहर मत निकलिए। मास्क लगाकर ही अपने घर से निकलिए, चाहे वो आप ज़ईफ हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, मास्क बगैर लगाए मत निकलिए। मेरी खास तौर से हमारे ऑटो ड्राइवर हजरात से भी ये गुजारिश है कि वो भी मास्क लगाइए। यकीनन 2 महीने में आपको बहुत तकलीफ हुई, आपकी आमदनी में बिल्कुल कोई आमदनी आपको नहीं हुई, मगर ये एहतियाती तदाबीर जिसका हुकूमत और तमाम मेडिकल हेल्थ के एक्सपर्ट्स हमसे कह रहे हैं, उस पर अमल करना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कल तेलंगाना में 14 लोगों की मौत हुई है। 150-200 रोज तेलंगाना में केसेस आ रहे हैं। ये साफ ये बता रहा है कि ये वायरस फैल रहा है, ये वायरस रुक नहीं रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये वायरस होता है तो फौरन अस्पताल से रुजू करिए, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सही वक्त पर अगर आप अस्पताल से रुजू हो जाएंगे तो आपका इलाज भी शुरू हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत बड़ा राहत का बाइस बनेगा। मैं साथ ही साथ जो हजरात मसाजिद को जा रहे हैं, मैं मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों से पहले भी अपील कर रहा हूं और आज भी फिर कर रहा हूं कि मस्जिद में 65 साल के बुजुर्ग हजरात मस्जिद को ना जाए, वो हरगिज ना जाए। अगर हमारे बुजुर्ग ये समझते हैं कि नहीं मुझे जाना है, तो आप हिमाकत कर रहे हैं। आपकी हिमाकत की वजह से अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो इससे आपको तकलीफ होगी, आपके रिश्तेदारों को, आपके घर वालों को तकलीफ होगी। जो हजरात बीमार हैं, जिनको बुखार है, मामूली सा बुखार भी होगा या मामूली सी खांसी भी होगी, तो प्लीज मत जाइए मस्जिद को। तीसरी बात यह है कि मस्जिद को बच्चों को लेकर मत जाइए, हिमाकत मत करिए। हमको बड़ा शौक है कि मस्जिद को बच्चे को लेकर गए तो समझते हैं कि वाह वाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम निभा रहे। नहीं है, बहैसियत वालिद आपकी जिम्मेदारी इस वक्त में यह है कि आप अपने बच्चों को जो 10 साल या 12 साल के, उनको घर में नमाज पढ़ें, साथ पढ़ाएं। चौथी बात यह है कि जब आप मस्जिद को जाएंगे तो मास्क लगा कर जाइए। जामे निजामिया के उलमाओं ने और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने यह फतवा दिया है कि क्योंकि वायरस अपने रूज पर है, दीन इस्लाम आपको ऐसे वक्त में इस बात की इजाजत देता है कि आप मास्क लगाकर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। और जब आप मस्जिद में जाएंगे तो हमेशा की तरह यह है कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर सब बनाते हैं। वो क्योंकि वायरस अपने रूज पर है, आप तमाम को ये फतवा दिया गया है जामे निजामिया से और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के महद अल इस्लामी मदरसे से कि सोशल डिस्टेंसिंग को 2 फीट का 2.5 फीट का फासला रखिए। इससे भी नमाज अदा होती है। कंधे से कंधा मिलाकर सफ बनाना जो हमेशा हम करते हैं, वो क्योंकि वायरस अपने उरूज पर है, आप ये ना करें। ऐसा आप करेंगे तो आपको वायरस लग सकता है। तीसरी बात यह है कि मसाजिद में हम तमाम से गुजारिश कर रहे हैं कि जहां पर कारपेट है, आप उस कारपेट को निकालिए, प्लेन पत्थर पे नमाज पढ़िए, क्योंकि उसको पत्थर को साफ करने में आसानी होती है। छठी बात यह है कि आप मस्जिद को जा रहे हैं तो अपनी जानिमाज आपके पास है तो लेकर जाइए, उसको बिछाकर उस पर नमाज पढ़िए। जानिमाज नहीं है तो आपके पास कोई कपड़ा होगा या जो हम रुमाल बनते हैं उसको लेकर जाइए, उसको बिछाइए, नमाज पढ़िए। मसाजिद में
जब तक वायरस खत्म नहीं होता वजू का इंतजाम पानी मुहैया नहीं किया जाना चाहिए और बैतुल खला टॉयलेट्स को बंद रखना चाहिए। बैतुल खला से वजू एक जगह करने से बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है, इसीलिए किसी भी हाल में बैतुल खला टॉयलेट्स और वजू के पानी का इंतजाम नहीं होना चाहिए। आपको अपने घर से ही वजू करके जाना चाहिए। जुमे के दिन तमाम आइम्मा मस्जिद से गुजारिश है कि जुमे का खुतबा मुख्तसर रखें, फौरन फर्ज की नमाज अदा होगी 2 रकात, उसके बाद आप अपने फौरन घर को रवाना हो जाइए और घर को जाकर सुन्नत और नवाफिल अदा करिए जुमे के दिन। और हम उम्मीद करते हैं कि मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान, मस्जिद के इमाम और खतीब अपने खुतबे से पहले इस बात को अवाम के सामने दोहराएंगे। ये एहतियाती इक़दामात बहुत जरूरी है। मस्जिद को जाएंगे तो घर से वजू करके जाएंगे, चेहरे पर मास्क लगाकर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखेंगे और बुजुर्गों को मस्जिद नहीं जाने देंगे, बच्चों को लेकर नहीं जाने देंगे। ये अहम तदाबीर है, ये अहम गुजारिशात हैं जो आपकी सेहत के लिए, आपकी जान बचाने के लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे वतन के लिए बेहद जरूरी है। मैं आवाम से इल्तिजा करता हूं कि आप इस पर अमल करिए और ताकि आप अपने आप को बचा सकें इस बीमारी से, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको छुटकारा दे सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि दीगर तंजीम, दीगर जिम्मेदारान भी इस तरह की कोशिश करेंगे, अपनी अपनी इबादत गाहों के पास इस तरह का इंतजाम करेंगे, सैनिटाइजर रखेंगे और हमको मिलकर इस वायरस का मुकाबला करना है। ये बड़ा खतरनाक तरीके से वायरस फैल रहा है। अस्पताल में आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अस्पतालों में इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो इस तरह के वायरस का मुकाबला कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको मिलकर इसका एहतियात से काम करना है। और मैं तो समझता हूं कि ये एक नॉर्मल हो जाएगा कि हर एक को अपने चेहरे पर मास्क लगाकर काम करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना पड़ेगा। और कल ही हमारे टीवी5 के 33 साल के मादना पेट के रहने वाले बच्चे की मौत हुई, बेचारे की उसकी बीवी हामिला है अभी। तो आपसे भी गुजारिश है, मीडिया के लोगों से भी, कि जरूर काम करिए, मगर याद रखिए कि आपके घर में आपकी घर वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है। अपनी जान को खतरे में डालकर हरगिज काम मत करिए। जहां कहीं भी आपको ऐसा और आपको लगता है बीमार है, फौरन अस्पताल से रुजू होइए, हमको बताइए, हम भी कोशिश करेंगे ताकि आपको फौरन बर वक्त टाइमली आपको मेडिकल हेल्प मिल सके। इसको आप ये मत समझिए कि नहीं 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 ये थक गया मैं, बुखार है, सीजन आ रहा, बारिश का समझ, इसको इजी मत लीजिए। बिल्कुल इसको सीरियस लेकर हमको काम करने की जरूरत है। चीन के साथ जारी तनाज़े के तनाजुर में बैरिस्टर ओवैसी ने चीनी हुक्काम के साथ मोदी हुकूमत की बातचीत को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आखिर मोदी हुकूमत क्यों इस मामले में खामोशी इख्तियार कर रही है। जो भी बातचीत चीनी हुक्काम के साथ हो रही है उसे मंजर आम पर लाना जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कोविड-19 से निपटने में हुकूमत पर नाकाम होने का भी इल्जाम आयद किया। Well, the Honorable Home Minister and the Honorable Defence Minister can easily tell the nation what is it that they are speaking to the Chinese. What exactly are they speaking to the Chinese? Because our army people and the Chinese PLA are talking to each other. What is it that the government of India, led by Mr. Modi, is speaking to the Chinese? Please tell the country. Why are they embarrassed? Why are they maintaining this silence? Can they tell us that whether the Chinese have occupied the Indian territory in Ladakh, in Galwan Valley, in Pong Song Su,
if they have not occupied, then what is it that you are speaking to? The country should know. Instead of making all these loud, boisterous claims in a public meeting, please enlighten all of us. The country has a right to know. We demand to know from Mr. Modi, our Prime Minister, what is it that you are speaking to the Chinese? What is it? Please tell us on how much territory has the Chinese army occupied the Indian territory? How many Chinese soldiers are there? And let the country be told after every meeting which takes place. Why this selective leaks to selective only journalists? It is a fact, in my opinion, that the Chinese have encroached in and occupied Indian territory. This has been their modus operandi, that once the snow starts to melt, they come and occupy Indian territory, and it keeps on increasing. This has to stop. You have people from Ladakh who are giving out video statements, who have seen the Chinese army occupying more land than what they had last year. So this is a matter of concern, and the country should be taken into confidence. Maybe the Prime Minister can say it in his next Mann Ki Baat whenever he wants to say, and we maybe after hearing it, the BJP supporters can do some thali bajao and diya jalao. बैरिस्टर ओवैसी ने गैर मुकामी मजदूरों से निमटने के मामले में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को भी तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इस मामले में नाकाम साबित हुए हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कहा था कि गैर मुकामी मजदूरों की ट्रेनों को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। In Bihar, Nitish Kumar has completely failed as a chief minister. He was the chief minister who went on record and said, please don't allow trains to come to Bihar. And this migrant laborers, majority of them come from Bihar and UP. You have seen that how badly he has managed this whole migrant laborers issue in Bihar. And that is why when all these migrant laborers have gone back to Bihar, at such a time, you are holding a virtual rally. These are the questions which the government should have addressed. You are not addressing these issues. You are trying to pull a wool over the people of India, especially those poor people who have been made, whose sufferings have been made a joke. There is no empathy being shown by the government of the day about these poor people who have lost everything. Who is responsible for 85 laborers dying in a train from May 9 to May 26? 85 migrant laborers died in a train. Who is going to pay for their lives? All of them belong to OBC, scheduled caste. They were tribal people. Don't these disadvantaged people have a premium on their life? Where is our country heading to? 85 people, 150 people have been, these migrants have died. You talk about an elephant, what about these poor people? Who will speak for them? A journalist died yesterday. This is the priority being set by the ruling party. What is the cost of a human being's life? Nothing is there, because he's poor, he's a BC, he's a Muslim, he's a Dalit. That is why we are saying this sort of problems arising and pain is increasing for all the poor people of India. बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पूर्व में पूरी तरह से ये वायरस फैलता जा रहा है, लेकिन मोदी हुकूमत को इसकी कोई फिक्र नहीं है। The government headed by the Prime Minister Modi has completely failed in this whole COVID crisis. They have utterly failed in discharging their constitutional duty. They imposed a lockdown, which I have been saying from day one, it is unconstitutional. Law and order, public health are state subject in the state list.
it was unconstitutional, it was unplanned. When this unconstitutional, unplanned lockdown was imposed on all the states by Mr. Modi's government, at that time the virus, only 560 people had virus. Now we are nearing 3 lakh people have virus. And you are opening the economy now. So to impose a lockdown, the great visionary called Mr. Modi took only 4 hours to impose lockdown. Now this great visionary gives 8 days time to lift the lockdown. When more than crores of migrant laborers have gone back to the respective states, you are opening the economy now. You have not ramped up medical infrastructure during this 2 months lockdown, and that is why you see in the state of Gujarat the fatality rate is higher than the national average. The fatality rate is higher than the national average. Media does not talk about it. Why? Because they don't want to show BJP's failures. They are only there to show what Modi is saying, what Modi has done. But the reality is different. This government has completely failed, and 120 million, 12 crore people have lost their jobs. Out of that, nearly 8 crore people belong to migrant laborers, contract workers, domestic helpers. Can all these 12 crore people get back their jobs? What is the plan of the government headed by Mr. Modi? Zero. There is no plan. There is no plan to even provide any succor to them. What is the government headed by Mr. Modi help the state governments? Please tell us. Nothing has been helped. No state government has been helped. You take our state of Telangana. Here the Chief Minister has been demanding that the loans of state government should be deferred. You are not agreeing to that. We have increased FRBM limits from 3 to 5 with conditions. And the Chief Minister rightfully said, are we beggars? Ways and means advance, make it 100%. You don't want to do it. एनजीटी मामले में तनकीदों का सामना कर रहे तेलंगाना के वजीर केटीआर की बैरिस्टर ओवैसी ने मुदाफियत की। उन्होंने केटीआर को कामयाब वजीर करार दिया। एनजीटी के मामले में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो पूरी तरह से केटीआर के साथ हैं। केटीआर ने इस बारे में जो वजाहत की है उस पर यकीन करना चाहिए। मैं ट्वीट भी किया, मैं केटीआर के साथ खड़ा हूं और मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। और तेलंगाना स्टेट के बनने के बाद मेरी राय में वो एक कामयाब मिनिस्टर अब तक रह चुके हैं। यकीनन और भी उनको करना चाहिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, खास तौर से हमारे हैदराबाद में जरा वो मेट्रो का काम है, मगर अगर आप देखा जाएंगे तो कामयाब मिनिस्टर। ये जो एनजीटी की बात है, मैं तो नहीं देखा, मगर मैं केटीआर के साथ हूं और मेरा मानना है कि जब वो अपना क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि उस चीज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर उसको बिलीव करना चाहिए। और मीडिया को भी चाहिए कि वो बताए, डॉक्यूमेंट्स बताए कि उनका कनेक्शन दिखाओ। आप कोई भी जाएंगे आप डाल देंगे वो तो ऐसा कैसा होगा, तो गलत बात है। बैरिस्टर ओवैसी ने बरकी के बिलों पर कहा कि इस सिलसिले में बातचीत हुई है और इसकी तनखी और दोबारा जांच पर भी तवज्जो दिलाई गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से एक बार फिर अपील की कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, मोदी हुकूमत पर भरोसा न करें। पावर बिल्स के ताल्लुक से भी मेरी कल बातचीत हुई है, उसको चेक किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये बोल रही है कि 3 महीने का बिल एक साथ भिजाए हैं और उसमें गलती नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि आपको चेक करना चाहिए इतना ज्यादा बिल कैसे आया है, वो देख रहे हैं, देख के उसका इंशाल्लाह सोल्यूशन निकलेगा।
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने लॉकडाउन के दौरान गरीब व मुस्तक अफराद को राशन किट्स की सरबराही व दीगर रिलीफ की फराहमी के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, ट्रस्टी सालारा मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, मजलिस के अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर्स, दीगर मुहिब्बान मजलिस व मुक़य्यर अफराद की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया है और उनके लिए दुआ खैर की गई। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना सैयद कबूल बादशाह शित्तारी, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, सदर फोरम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, फोरम के सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना मुफ्ती सादिक मुईयुद्दीन, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी, फोरम से वाबस्ता दीगर उलमा इकराम ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में मजलिस के कायदीन ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत राशन किट्स की तकसीम का जो नज़म किया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। माह सयाम के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने तैयार खाने के पैकेट तकसीम किए। लॉकडाउन के दौरान रात के औकात में घरों पर दस्तक देकर राशन सरबराह किया गया। फोरम के जिम्मेदारान ने इसे खिदमत खल्क की अजीम मिसाल से ताबीर किया है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी के 3 घंटे से ज्यादा एहतजाज पर छावनी डिवीजन में मोरी के काम का आगाज किया गया। रुकने असम्बली की तरफ से जब वो इस सिलसिले में एक जगह मुकाम पर दौरा कर रहे थे, छावनी डिवीजन के दौरे के मौके पर मस्जिद नरकी के सामने कच्ची मोरी से पानी उबल कर बह रहा था। ये गंदे पानी के बहाव की वजह से मस्जिद और करीबी मंदिर आने जाने वालों को मुश्किलात पेश आ रही थी। रुकने असम्बली ने इसका सख्त नोट लेते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। 3 घंटों से ज्यादा एहतजाज पर ओहदेदार वहां पहुंच गए और वो भी इस सिलसिले में ये आने के उस बारे में अहमद पाशा कादरी ने अपनी सख्त बरहमी जाहिर की। रुकन असम्बली ने लापरवाह ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब तक काम शुरू नहीं होगा उनका एहतजाज खत्म नहीं होगा। रुकन असम्बली के एहतजाज पर फौरी काम का आगाज किया गया। अहमद पाशा कादरी ने लापरवाह ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सिकंदराबाद बोइनपल्ली मार्केट को 3 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। मार्केट कमेटी की तरफ से बताया गया कि जारिया माह की 1 तारीख को मार्केट का एक तरकारी फरोख्त करने वाला ताजिर कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ था और इलाज के दौरान गांधी हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई है। इस वाक़े के बाद से मार्केट में काफी खौफ पाया जाता है, इसलिए कमेटी ने 3 दिनों के लिए मार्केट को बंद रखने का फैसला किया है। चंदनगोट्टा पुलिस और महकमे सिविल सप्लाईज ने खबर इत्तला मिलने पर राशन के चावल को गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बना दिया। चंदनगोट्टा पुलिस ने सिविल सप्लाईज के साथ कार्रवाई करते हुए 30 कुंटल चावल को जब्त करते हुए सैयद मुबीन और लंगर कुमार को गिरफ्तार किया है। सिविल सप्लाईज के ओहदेदार तनुजा ने बताया कि मज़कूरा दोनों मुलज़िमीन शहर में चावल जमा करके उसे महाराष्ट्र मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। अराजी तनाज़े के सिलसिले में रिश्वत लेने के मामले में महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी ने शेखपेट की तहसीलदार सुजाता को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता 3 दिनों से सुजाता के घर पर धावा जारी था। उनके घर से भारी नकद रकम भी बरामद हुई थी। एसीबी के ओहदेदार इससे पहले शेखपेट के रेवेन्यू इंस्पेक्टर नागार्जुना और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रविंदर नायक को गिरफ्तार कर चुके हैं। पीर को तहसीलदार सुजाता को गिरफ्तार किया गया। उन्हें तिब्बी मायने के लिए पहले उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एसएससी के तमाम तलबा को कामयाब करने का फैसला। इंटरनल असेसमेंट मार्क्स की बुनियाद पर ग्रेड दिए जाएंगे। वजीर आला का आला सतही इजलास। अनलॉक 1 का आगाज। इबादतगाहें खोल दी गई। सफाई के खुसूसी इंतजामात, एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल। कोरोना टेस्ट में इजाफा न करने पर हाईकोर्ट की हुकूमत पर बरहमी। तौहीन अदालत पर शोबे सेहत के ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह।
मोदी हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम, अवाम की कोई फिक्र नहीं, समाजी फासले को बरकरार रखें और एहतियात बरतें, अवाम से बैरिस्टर ओवैसी की दर्दमंदाना अपील। और चंदनगोटा पुलिस स्टेशन हुदूद में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम, 30 कुंटल चावल जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।